डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये किन किन सिस्टम पर एप्लीकेबल है, कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, सारी चीज़ें डिटेल से हमने इसको समझना है। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या। दरअसल अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो इसकी डेफिनेशन है कि मोमेंटम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। क्या इसकी डेफिनेशन है? मोमेंटम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज, मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। अब इसका मीनिंग क्या होगा, मकसद मतलब क्या होगा, वो देखना है। दरअसल जब दो बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करेंगे या दो से ज़्यादा बॉडीज़ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं तो उनका मोमेंटम हमेशा एक जैसा होगा। मिसाल के तौर पर अगर दो बॉडीज़ ऐसे हैं, अभी ये कोलाइड नहीं कर रहे, तो कोलाइड से पहले का मोमेंटम हम कहेंगे बिफोर कोलिजन, और जब कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद जब इनका मोमेंटम बनेगा वो होगा आफ्टर कोलिजन। तो ये दोनों मोमेंटम, कोलाइड करने से पहले का मोमेंटम, कोलाइड करने के बाद का मोमेंटम क्या होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज, इंटरेक्टिंग का मतलब जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे, रिमेन कांस्टेंट का मतलब है कि एक जैसा रहता है। कोलिजन से पहले का मोमेंटम इक्वल होगा कोलिजन के बाद का मोमेंटम। आइए हम देखेंगे कि ये किन किन के ऊपर एप्लीकेबल है, ये वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किन किन बॉडीज़ के ऊपर, किन किन सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल है। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ इसकी एक लिमिट है कि ये आइसोलेटेड सिस्टम पर एप्लीकेबल है। किसके ऊपर? इट एप्लीकेबल इसका है कि ये सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम पर एप्लीकेबल है। अब आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। आइसोलेटेड का मतलब हुआ ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, जिस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, उसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम पर ये एप्लीकेबल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम यहाँ पर दो सिस्टम को देखेंगे, दो सिस्टम की एग्जांपल को देखेंगे। एक हमारा सिस्टम होगा यानी कि बालून एंड एयर, एक ये सिस्टम होगा बालून एंड एयर। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम दरअसल किसी भी ख़ास बाउंड्री के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं, दो हो सकती हैं, दो से ज़्यादा हो सकती हैं, वो क्या कहलाती हैं? सिस्टम। अब किसी ख़ास बाउंड्री के अंदर हवा भी मौजूद हो, बालून भी हो, वो होगा सिस्टम। तो बालून और एयर सिस्टम को हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल, सफ़ेयर, टू सफ़ेयर। दो सफ़ेयर की एग्जांपल देखेंगे, टू सफ़ेयर सिस्टम। तो सबसे पहले हम बालून एंड एयर वाले सिस्टम को देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम करने जा रहे हैं बालून एंड एयर सिस्टम। अब होगा क्या स्टूडेंट, इसमें बालून लेना है और एक एयर लेनी है। अब यहाँ पर लिया जा रहा है बालून है, बालून के साथ हमने इसके अंदर हवा भी फिल कराई हुई है। क्या कराई हुई है? इसके अंदर एयर भी फिल है। अब पहले हमने इसको पकड़ा हुआ है, हाथ में पकड़ा हुआ है यहाँ से, तो हम कहेंगे बिफोर रिलीजिंग, छोड़ने से पहले का कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं हेडिंग बिफोर रिलीजिंग। इसको रिलीज़ करने से पहले कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा, क्योंकि ये मोमेंटम देखेंगे कितना होगा। इसको हमने अभी छोड़ा नहीं है, इसके अंदर हवा अपनी रेस्ट में होगी, एयर रेस्ट में होगी, तो इसका मतलब एयर की वेलोसिटी क्या होगी? एयर की वेलोसिटी ज़ीरो होगी। एयर की वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो मोमेंटम की इक्वेशन होती है P = mv।
जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। इसका मतलब हुआ कि बिफोर रिलीजिंग जो मोमेंटम है वो ज़ीरो है। मोमेंटम बिफोर रिलीजिंग क्या है, ज़ीरो है। तो और जो है भी सिस्टम रेस्ट में, तो सिस्टम इज़ रेस्ट, सिस्टम रेस्ट में है और इनिशियल मोमेंटम इज़ ज़ीरो, इनिशियल मोमेंटम इज़ ज़ीरो, इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो होगा। आपने इक्वेशन से देख लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, बालून को छोड़ देते हैं। तो यहाँ हम हेडिंग दे सकते हैं कि आफ्टर रिलीजिंग, आफ्टर रिलीजिंग, छोड़ने के बाद क्या क्या हो सकता है। जब हम इसको ऐसे रिलीज़ करेंगे, छोड़ेंगे, तो इसके अंदर जितनी भी एयर होगी वो एस्केप आउट करेगी। एस्केप आउट का मतलब है बाहर की तरफ आएगी विद सम वेलोसिटी। इसके अंदर हवा बाहर की तरफ आएगी, किसी वेलोसिटी के साथ आएगी, यानी कि एयर एस्केप आउट विद सम वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बाहर मूव कर रही है तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी है तो इसके पास मोमेंटम भी होगा। तो अब मोमेंटम तो इसके पास होगा, इसी मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि हवा तो आ रही है डाउनवर्ड, बाहर की तरफ आ रही है, इसी मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बालून फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। बालून मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन टू कंजर्व मोमेंटम। मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बालून क्या मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। तो इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि सफ़ेयर वाली एग्जांपल है। इसमें दो सफ़ेयर लेने हैं। इसको अंडरस्टैंड करना है कि कंसीडर टू सफ़ेयर ऑफ मास m एंड मास m2। दो सफ़ेयर हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास क्या है, m2 है। m1 जो मास है वो साइज़ में स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू मास m2, और m1 जो मूव करेगा वेलोसिटी के साथ वो वेलोसिटी है u1, और m2 जिस वेलोसिटी से मूव करेगा वो है u2। तो लेट या कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2, मास m1 मास m2, they are moving with initial velocity u1 and u2 respectively। अब अभी कोलाइड नहीं कर रहे, कोलाइड नहीं कर रहे, कोलिजन नहीं हो रही। तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम देखेंगे, कोलिजन के बाद का मोमेंटम देखेंगे। तो क्योंकि ये मूव कर रहे हैं किसी वेलोसिटी के साथ, तो इसका हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1। क्योंकि इसका मास m1 है और वेलोसिटी क्या है u1, तो मोमेंटम को हम लिखते हैं मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। इसका मास m1 है, वेलोसिटी कौन सी है, u1 है। तो इसकी इक्वेशन इस तरह लिखेंगे m1 u1। इस तरह से इसका इनिशियल मोमेंटम हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 u2। इसका मास m2 है और इसकी वेलोसिटी कौन सी है, u2 वेलोसिटी है। अब टोटल इनिशियल मोमेंटम करेंगे, यानी कि कोलाइड करने से पहले का टोटल मोमेंटम कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, क्या, बिफोर कोलिजन, वो इक्वल होगा इसका मोमेंटम को प्लस करना पड़ेगा इसके मोमेंटम के साथ। तो m1 u1 प्लस m2 u2, ये आ गया टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब इसके बाद बुक में वर्डिंग लिखी हुई है मास m1 अप्रोचेस टू मास m2। मास m1 की वेलोसिटी ग्रेटर है क्योंकि उसका साइज स्मॉल है। जिसका स्मॉल साइज होता है तो उसकी वेलोसिटी अमूमन ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये इसके साथ हिट करेगा, कोलाइड करेगा। ये है एट कोलिजन। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एट कोलिजन, यहाँ पे लिख सकते हैं बिफोर कोलिजन। ये कोलिजन से पहले का ही डायग्राम है, ये एट कोलिजन है। तो कोलिजन के बाद जब ये हिट करता है मास m1 मास m2 को, उसके बाद फिर मोमेंटम चेंज हो जाता है, यानी कि ये किसी वेलोसिटी के साथ मूव करता है m1, वो वेलोसिटी v1 है, एंड m2 वेलोसिटी के साथ मूव करता है, वो वेलोसिटी v2 है। टेक्स्ट बुक में वर्डिंग लिखी हुई है मास m1 approaches mass m2 and it hit with some velocity and after some time
देयर वेलोसिटीज बिकम्स v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, उनकी वेलोसिटी v1 और v2 बन जाती है। अब हम लिखेंगे इसका मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बाद, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं आफ्टर कोलिजन के बाद ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा, इसका मोमेंटम क्या होगा, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मोमेंटम क्या बनेगा। तो हम लिखेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1, इसका फाइनल मोमेंटम क्या बन रहा है, यानी कि कोलाइड करने के बाद मोमेंटम क्या बन रहा है, क्योंकि इसका मास m1 है, वेलोसिटी v1 है, तो मास m1 वेलोसिटी v क्या है, v1 है। अब इसका मोमेंटम लिखेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2, मास क्या है m2 है, वेलोसिटी क्या है v2। अब इन दोनों का मोमेंटम क्या होगा, दोनों का मोमेंटम को हम प्लस करेंगे, वो बनेगा टोटल मोमेंटम। तो यहाँ लिखेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन करने के बाद दोनों का मोमेंटम, दरअसल इसका मोमेंटम को प्लस करना पड़ेगा इसके मोमेंटम के साथ, तो इसका मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कानून कहता है कि कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम बनेगा उसको इक्वल होना चाहिए मोमेंटम जो कोलिजन के बाद बनेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लिखेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन करने से पहले का टोटल मोमेंटम को इक्वल होना चाहिए टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन से बाद का मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या वैल्यूज है उसकी, ये लिखी हुई है m1 u1 प्लस m2 u2। अब आफ्टर कोलिजन की वैल्यूज कौन सी लिखी हुई है, ये लिखी हुई है m1 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, क्या जाहिर कर रही है, दिस इक्वेशन शोज दैट मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, या सिंपल वर्ड में हम कहेंगे कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, मोमेंटम का टोटल मोमेंटम एक जैसा रहता है, इसका मतलब होगा कि बिफोर मोमेंटम इक्वल होगा आफ्टर मोमेंटम। आई होप कि आपने ये लेक्चर आज का अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है।